बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम रेशो का वाला चैप्टर कर रहे हैं और उसके सेल्फ टेस्ट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे हम। और इसके अंदर जो है हम वैन होन की बुक का चैप्टर नंबर 6 है जी ये, जिसमें सेल्फ टेस्ट प्रॉब्लम 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर क्या कह रहा है जी, बी सी कंपनी हैज़ करंटली एसेट्स ऑफ 800 मिलियन। हमारे पास इसके अंदर जो एसेट्स हैं, करंट एसेट्स, उसकी वैल्यू गिवन की गई है 800 मिलियन की। एंड करंट लाइबिलिटीज़ ऑफ 500,000, सॉरी 800 मिलियन ही 800,000 है, और करंट लाइबिलिटीज़ हैं जी हमारे पास 500,000 की। व्हाट अफेक्ट वुड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन हैव ऑन द फॉलोइंग करंट रेशो एंड स्टेट द रिजल्टिंग फिगर। चलें जी, वो कह रहे हैं ये ट्रांजेक्शन हैं, इनको इंडिपेंडेंटली अलग-अलग हमने चेक करना है कि इसकी वजह से हमारे करंट एसेट्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, करंट रेशो के ऊपर। सॉरी जी, हमारे कौन सी रेशो पूछी जा रही है फर्म से, करंट रेशो। तो मैं करंट रेशो का फार्मूला लिख रहा हूँ जी यहाँ पे। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़, ये हमारे पास फार्मूला होता है। और इसके ऊपर अगर हम बात करें, करंट सिनेरियो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं जी। इस वक्त हमारे पास 8 लाख के करंट एसेट्स हैं और 5 लाख की करंट लाइबिलिटीज़ हैं। इनको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास इसका जो आंसर आता है वो आता है जी 1.6। ये हमारे पास करंट सिचुएशन है। अब ए की बात करते हैं, पार्ट ए की। ए में क्या कह रहा है, 2 न्यू ट्रक्स आर परचेज फॉर ए टोटल ऑफ 100 इन कैश। ए के अंदर एक तो हमारे पास ट्रक में इजाफा होगा, ट्रक यानी कि ये डेबिट होंगे। दूसरा जो है कैश पे, तो कैश हमारे पास क्रेडिट होगा। ट्रक डेबिट होगा। ट्रक हमारा जो है ये होता है जी फिक्स एसेट, और कैश हमारा होता है जी करंट एसेट। तो ट्रक वाले के जो है हमारा इफेक्ट कोई नहीं आएगा, करंट एसेट्स की वजह से, कैश की वजह से हमारा इफेक्ट आएगा। तो हम देख लेते हैं हमारे एसेट्स कितने रह जाएंगे। हमारे पास पहले एसेट्स थे 8 लाख के। अब हम इसमें से जो है हमने कैश पे कर दिया, कैश कम हो रहा है। कितने से, कैश की वजह से ये कम हो रहा है जी। कैश कितना पे किया हमने, 1 लाख का, तो वो इसमें से माइनस हो जाएगा और बाकी हमारे पास करंट एसेट कितने बच जाएंगे, 7 लाख। अब इस ट्रांजैक्शन की वजह से करंट एसेट पे 7 लाख बन गए हैं, हमारे करंट एसेट 7 लाख बन गए हैं 8 लाख से, और करंट लायबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं अगर इसकी बना पर रेशो कैलकुलेट करूँ तो 7 लाख के करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ हमारे पास आ जाएंगी 5 लाख की, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो बज़ाहिर मुझे देखते ही फार्मूले को नज़र आ रहा है कि इसका जो है आंसर क्या होगा, कम आ जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू कम हो गई है, नीचे वाली वैल्यू के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी 1.4। तो हम कहेंगे जी हमारे पास ए में करंट रेशो क्या हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है। पहली ट्रांजैक्शन का ये इफेक्ट आया। बी पार्ट की तरफ, द कंपनी बारोज 100,000 शॉर्ट टर्म टू कैरी एन इंक्रीज इन रिसीवेबल्स ऑफ सेम अमाउंट। इसके अंदर वो क्या कह रहा है जी, कंपनी ने बारो किया है 100,000 का, रिसीवेबल्स को इंक्रीज किया है जी कितने से, बारोड अमाउंट से। तो इसका अगर हम इफेक्ट चेक करें तो 100 से हमारे पास 12 अमाउंट इंक्रीज हो रही है। 12 जो है वो हमारी करंट लायबिलिटी से डील करेगी। उसने क्योंकि कहा जी शॉर्ट टर्म है, तो ये करंट लायबिलिटी से डील करेगी हमारी जी, और उसमें इजाफा हो जाएगा कितने का, 100,000 का। और साथ इसकी वजह से हमारे रिसीवेबल्स इंक्रीज होंगे, तो अकाउंट रिसीवेबल्स हमारे करंट एसेट्स को लीड करेंगे, इसमें भी इजाफा होगा 100,000 का। ठीक है, अब इसकी वजह से हमारी रेशियो में क्या होगा, पहले हमारे पास करंट एसेट्स थे 8 लाख के, उसमें इजाफा हो रहा है 1 लाख का। लायबिलिटीज थी हमारे पास 5 लाख की, और उसमें इजाफा हुआ है कितने का, 1 लाख का। मीन हमारे पास 9 लाख के करंट एसेट्स हो गए हैं और 6 लाख की करंट लायबिलिटीज़ हो गई हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो होगा जी 1.5, कि हमारे जो है करंट लायबिलिटीज़, वो करंट रेशो हमारे पास 1.6 थी, अब हमारे पास करंट रेशो कितनी आ गई है, 1.5। ये था हमारे पास बी पॉइंट। अब इसके बाद हम सी पॉइंट की तरफ चलते हैं। कह रहे जी एडिशनल कॉमन स्टॉक ऑफ 200 सोल्ड प्रोसीड्स इज इन्वेस्टेड इन इन्वेस्ट इन एक्सपेंशन ऑफ सेवरल टर्मिनल्स होते हैं जहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं, ट्रक वगैरह खड़े किए जाते हैं, स्टैंड कह लें। तो 2 लाख के स्टॉक इशू किया गया। सी पॉइंट की मैं बात करने लगा हूँ जी। तो कॉमन स्टॉक में इजाफा होगा, में इजाफा हो जाएगा कितने का, 2 लाख का। और दूसरा हमारे पास इजाफा होगा टर्मिनल्स में 2 लाख से। अब इसका ताल्लुक इक्विटी से है, इसका ताल्लुक फिक्स एसेट से है। तो इसकी वजह से, क्योंकि एक इक्विटी में इफेक्ट जा रहा है, एक फिक्स एसेट में जा रहा है, करंट रेशो कोई चेंज नहीं होगी, ऊपर 8 लाख का 8 लाख ही रहेगा, नीचे 5 लाख ही रहेगा। और हमारा आंसर इसका क्या आया हुआ था,
1.6, तो इसका आंसर 1.6 ही रहेगा, हमारी अनचेंज रहेगी करंट सी पॉइंट की वजह से। डी पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। हमारे पास डी पॉइंट में कह रहे हैं जी कंपनी इंक्रीज इट्स अकाउंट्स पेबल टू पे कैश डिविडेंड 40,000 आउट ऑफ कैश। क्या कह रहा है जी, हमारे पास अकाउंट्स पेबल है, कंपनी इंक्रीज इट्स अकाउंट्स पेबल और कैश डिविडेंड पे किया जा रहा है जी हमारे पास से। तो एक तो आपसे कैश कम हो जाएगा, दूसरा आपके पास इसमें करंट लायबिलिटीज़ का इजाफा हो जाएगा, कैश में कमी हो जाएगी 40,000 से, और दूसरा कह रहा था पेबल इंक्रीज हो जाएंगे कितने से, 40,000 से। तो कैश का ताल्लुक हमारा करंट एसेट से है, अकाउंट्स पेबल का ताल्लुक हमारा करंट लायबिलिटी से है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो पहले सिचुएशन थी ऊपर 8 लाख था करंट एसेट्स में, नीचे था हमारे पास 5 लाख करंट लायबिलिटीज़ में। तो एसेट्स में, करंट एसेट में कमी 40,000 से और करंट लायबिलिटी में इजाफा 40,000 से। तो इसका हम देख लेते हैं इफेक्ट हमारे पास क्या आएगा। ऊपर हमारे पास अमाउंट बन जाएगी 760,000 और नीचे हो जाएगी हमारे पास 540,000। हमारे पास इसका जो आंसर आएगा जी वो आएगा हमारे पास 1.41। ए में डिक्रीज हुई है, ठीक है। बी के अंदर हमारे पास 1.5 है, कम हो गई थी। सी के अंदर हमारे पास, दोबारा बात कर रहा हूँ जी, ए के अंदर हमारी रेशो जो है वो करंट रेशो कम हो गई थी 1.6 से वो 1.4 पे आ गई। बी में भी वो कम हो गई, बी ट्रांजैक्शन की वजह से 1.6 से 1.5 पे आ गई। सी के अंदर कोई चेंज नहीं आया, 1.6 से 1.6 ही रही। और डी में वो चेंज हुई जी, डिक्रीज हो गई 1.6 से वो 1.41 पे आ गई। पहले क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं जी सेल्फ टेस्ट प्रॉब्लम 2 के ऊपर। इसके अंदर हमें उसने एक कंपनी का डाटा दिया हुआ है 3 सालों का, 2001, 2002 और 2003। एक्मी प्लम्बिंग कंपनी सेल्स प्लम्बिंग फिक्चर्स ऑन टर्म ऑफ 210 नेट 30। 210 नेट 30 का मतलब क्या है कि जी 2% डिस्काउंट मिलेगा अगर पेमेंट जो है विद इन 10 डेज हो। तो इसका मतलब है क्रेडिट पीरियड जो है, जो उधार दिया गया था 30 डेज का। चलें आगे देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन। 2000 x1, 2000 x2, 20 x3, 3 हमारे पास सालों का डाटा है। कैश गिवन है, अकाउंट रिसीवेबल्स गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फिक्स एसेट गिवन है। उसके नीचे हमारे पास अकाउंट्स पेबल हैं, अप्रूवल्स हैं, बैंक लोन है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म डेट है, कॉमन स्टॉक है। उसके बाद हमारे पास सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल है, नेट प्रॉफिट है। यूजिंग द रेशो एनालिसिस डिस्कस इन चैप्टर एनालाइज द कंपनीज फाइनेंशियल कंडीशन एंड परफॉर्मेंस ओवर लास्ट 3 ईयर्स। इसके ऊपर हम सारी की सारी रेशोज अप्लाई करेंगे जी, जितने भी इस चैप्टर के अंदर हैं हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं जी इसका। जी सबसे पहले शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रेशोज देखते हैं जी। इसमें हमारे पास 2 रेशोज होती हैं जी। पहली है हमारे पास करंट रेशो, उसके बाद करंट रेशो का हमारे पास फार्मूला होता है जी करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो अगर मैं बात करूं हमारे पास करंट एसेट्स कौन से हैं, ये पहली 3 चीज़ें जो है ये करंट एसेट्स हैं, कैश, अकाउंट रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री। तो मैं 2000x1 का कैलकुलेट करूंगा, फिर आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस के तौर पर 20x2 का और 20x3 का खुद कैलकुलेट करेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो 20x1 के लिए कर रहा हूँ। करंट रेशो हमारे पास, अगर मैं 2000x1 की बात करूँ तो 30,000, 200,000, 400,000, तो ये हमारे पास 630,000। और करंट लायबिलिटी की बात करें तो ये हमारे पास पहली 3 आइटम जो है इसके अंदर करंट लायबिलिटीज़ की हैं, जो कि विद इन 1 ईयर पे करनी है। 230, 200, 100, तो ये आ जाएगा 530,000। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 1.19। तो हमारे पास करंट रेशो है 1.19 इसकी। सेकंड रेशो है इसमें क्विक रेशो, उसका फार्मूला होता है हमारे पास क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो क्विक एसेट हमारे पास कौन कौन से होते हैं जी, करंट एसेट्स में से हम अगर इन्वेंट्री को एक्सक्लूड कर दें, इन्वेंट्री को ख़त्म कर दें, तो बाकी जो 2 चीज़ें रह जाएंगी वो हमारे पास क्या होंगी, करंट एसेट। मैं कैश और अकाउंट रिसीवेबल्स को अलहदा से भी जमा कर सकता हूँ और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 6,30,000 हमारे पास करंट एसेट से, उसमें से माइनस कर दें इन्वेंट्री की वैल्यू जो कि 400,000 है, इसको डिवाइड कर दें 530,000 से, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये थी हमारे पास जी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रेशोज। इसके बाद हम चलते हैं जी लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी रेशोज की तरफ। लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी रेशोज, इनको लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशोज भी कहते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जी डेट टू इक्विटी रेशो, जिसका कि फार्मूला होता है हमारे पास डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेट टोटल डेट आएगा ऊपर। अब मुझे टोटल डेट चाहिए और टोटल इक्विटी चाहिए, तो वो मैं देखता हूँ अपने क्वेश्चन में। अगर मैं बात करूँ तो ये तीनों चीज़ें, अगर करंट लायबिलिटी में मैं लॉन्ग टर्म
डेट भी ऐड कर दूं, यानी कि ये वाली चीज़ भी ऐड कर दूं, तो मेरे पास ये बन जाएगा टोटल डेट। तो मेरे पास करंट जो लाइबिलिटीज़ थी वो बन रही थी 530 की, और उसके अंदर 300,000 के लॉन्ग टर्म डेट ऐड करेंगे तो ये 830 बन जाएगा हमारे पास टोटल डेट, 830,000 का टोटल डेट। और नीचे इक्विटी आनी है। इक्विटी के अंदर हमारी ये रिमेनिंग जो दो चीज़ें हैं, कॉमन स्टॉक रिटेन अर्निंग, एडिशनल पेड अप कैपिटल हो तो वो भी आ जाता है। तो यहाँ पर कॉमन स्टॉक है जी 100,000 का, रिटेन अर्निंग है 500,000 की, तो ये टोटल 600,000 हमारे पास इक्विटी आ जाएगी। तो इसको डिवाइड करेंगे 600,000 से, जी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगी 1.38 डेट टू इक्विटी। ये हमारी इसके अंदर पहली रेशो है। इसके अंदर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के अंदर या लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी के अंदर दूसरी हमारे पास रेशो होती है डेट टू टोटल एसेट्स। जी नेक्स्ट रेशो थी हमारे पास डेट टू टोटल एसेट। तो टोटल एसेट मीन टोटल लायबिलिटी, जो कि अभी हमने ऊपर वाले फार्मूले में लिखी है। पहले मैं फार्मूला लिख लूँ जी, टोटल डेट डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। अब इनकी मैं वैल्यू नीचे पुट कर देता हूँ। टोटल डेट अभी मैंने पिछले वाले में लिखी है जी, वो बनती है हमारे पास 8,30,000, और हमारे पास टोटल एसेट्स हैं। टोटल एसेट्स चेक कर लेते हैं कितने के। टोटल एसेट्स जी हमारे पास 1.43 मिलियन के हैं, यानी कि 14,30,000 के। तो 14,30,000 से हमारे करंट टोटल एसेट्स हैं, तो 14,30,000। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी 0.58 डेट टू टोटल एसेट्स, यानी कि टोटल लायबिलिटीज डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। तीसरा हमारे पास इसके अंदर जो फार्मूला होता है वो होता है जी डेट टू कैपिटलाइजेशन। डेट टू कैपिटलाइजेशन फार्मूला होगा जी इसका टोटल डेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी। लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय इक्विटी। लॉन्ग टर्म डेट मीन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अभी हमने ऊपर वाले फार्मूले के अंदर टोटल डेट लिखे हैं, वहीं से पिक कर लेते हैं। 8,30,000 के टोटल डेट है हमारे पास, और इक्विटी भी हमने इससे पहले वाले फर्स्ट वाले में लिखी थी इक्विटी 6 लाख की, तो 6 लाख की इक्विटी है। अब लॉन्ग टर्म डेट हमें क्वेश्चन में से देखना पड़ेगा जी। लॉन्ग टर्म डेट हमारे पास गिवन है जी 3 लाख का। ये देखें लॉन्ग टर्म डेट लिखा हुआ है कॉमन स्टॉक से पहले 3 लाख का, तो 3 लाख का लॉन्ग टर्म डेट है जी, तो यहाँ पे 3 लाख। इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास इसका आंसर आ रहा है जी 0.92। तो ये तीन हमारे पास इसमें रेशो है। एक आखिरी इसमें जो रेशो है वो है जी इंटरेस्ट कवरेज की रेशो, कि जो कर्जा लिया जा रहा है लंबे अरसे के लिए उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लेना है, इंटरेस्ट जो है वो भी वापस होगा कि नहीं होगा। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो इसका हमारे पास फार्मूला होता है जी EBIT डिवाइड बाय इंटरेस्ट। EBIT को हम PBIT भी कहते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। चलिए जी देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ये दोनों डेटा पिक करते हैं जी। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो इनकम स्टेटमेंट का पोर्शन गिवन है वो सेल गिवन है, कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है, और डायरेक्ट नेट प्रॉफिट गिवन किया गया है। हमें इंटरेस्ट की डिटेल और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की डिटेल नहीं है, तो हम ये चौथी रेशो इसमें सॉल्व नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास आती हैं जी थर्ड कैटेगरी परफॉर्मेंस रेशोज, एक्टिविटी रेशोज में हमारे पास पहली रेशो होती है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इसका फार्मूला क्या होता है जी, इन्वेंट्री हमारी नीचे आ जाएगी और ऊपर CGS आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में से हम देखते हैं जी हमारे पास इन्वेंट्री कितनी है जी। इन्वेंट्री हमारे पास 4 लाख की है जो गिवन की गई है, और CGS क्वेश्चन के अंदर जो गिवन किया गया जी वो हमारे पास गिवन किया गया जी 3,20,000। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसका जी 0.8। दूसरी इसके अंदर जो हमारे पास रेशो होती है वो होती है जी अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो या अकाउंट रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। फार्मूला इसका हमारे पास होता है जी, ऊपर आ जाती है हमारे पास क्रेडिट सेल्स। अगर क्रेडिट सेल्स ना गिवन हो तो खाली सेल्स लिख लेते हैं, और नीचे हमारे पास आ जाते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स। तो क्वेश्चन के अंदर अगर देखें हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल्स गिवन है 2 लाख के रिसीवेबल्स गिवन है, और सेल्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 4 मिलियन की सेल्स गिवन है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे एक सिफर एक्स्ट्रा आ गया जी इसमें 4 मिलियन, इसका आंसर आ जाएगा जी 20 टाइम। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास तीसरी रेशो अकाउंट्स पेएबल टर्नओवर रेशो। तो इसका हमारे पास फार्मूला होता है जी परचेजेस डिवाइडेड बाय अकाउंट्स पेएबल। अगर क्वेश्चन में परचेजेस गिवन ना हो तो इसके जवाब पे हम CGS भी ले सकते हैं इसके प्रॉक्सी के तौर पर।
अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास जो CGS है, परचेजेस नहीं गिवन, CGS गिवन है 3.2 मिलियन का, 3.2 मिलियन। और अकाउंट्स पेबल हमारे पास कितने हैं जी? अकाउंट्स पेबल हमारे पास है जी 230 के, 2,30,000। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13.91 टाइम। एक चीज़ ये ऊपर इन्वेंट्री वाले में जो है हमारे पास वैल्यू जो है ये हमने CGS की गलत लिखी है, ये हमारे पास 3.2 मिलियन। तो इस लिहाज से इसका आंसर जो है वो आएगा 8 टाइम्स। ठीक है जी, ये हमारे पास एक और टर्नओवर रेशो रह गया। इसके अंदर चौथी टर्नओवर रेशो जो है हमारे पास एसेट्स टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था वो थे जी 1,430,000 और सेल्स अभी हमने लिखी है यहाँ पे जी कहीं पे 4 मिलियन की। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो आ जाएगी 2.79। तो इसको राउंड करें तो ये 2.80 आती है जी। तो ये चार इसके अंदर टर्नओवर रेशो है। टर्नओवर रेशो में एक चीज़ अगर देखें, याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कह रहा हूँ, इन्वेंट्री टर्नओवर, रिसीवेबल टर्नओवर, पेएबल टर्नओवर, एसेट्स टर्नओवर। जो टर्नओवर से पहले वर्ड लिखा हुआ है वो नीचे लिखा जा रहा है हमेशा। जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री नीचे आ रही है, रिसीवेबल्स टर्नओवर, रिसीवेबल्स नीचे आ रहे हैं, पेएबल टर्नओवर, पेएबल नीचे आ रहे हैं, एसेट्स टर्नओवर, एसेट्स ऊपर आ रहे हैं। और ऊपर उनसे चीज़ जो लिखी जा रही है जिसका उसका नीचे जो चारों चीज़ें लिखी जा रही हैं उन सबका ताल्लुक बैलेंस शीट से है। इन्वेंट्री हो, रिसीवेबल्स हो, पेएबल हो या एसेट्स हो, चारों का ताल्लुक बैलेंस शीट से। ऊपर ऊपर जो आनी है वो इनकम स्टेटमेंट की आइटम आती है इसके अंदर टर्नओवर रेशियोज के अंदर। तो इन्वेंट्री से लिंक इनकम स्टेटमेंट में जो चीज़ होती है, इन्वेंट्री जो आ रही होती है वो CGS में आ रही होती है, तो ऊपर CGS लिखा जाएगा। रिसीवेबल्स कहाँ से आ रहे होते हैं, वो सेल्स में से आ रहे होते हैं, तो ऊपर सेल लिखा जाएगा। पेएबल्स कहाँ से आ रहे होते हैं, पेएबल परचेज से आ रहे होते हैं, तो ऊपर परचेज लिखा जाएगा। और एसेट्स का ताल्लुक किसी एक आइटम से नहीं होता, वो टोटल सेल से उसका ताल्लुक होता है, तो इसलिए ऊपर टोटल सेल आएगी। तो टर्नओवर से पहले जो आ रहा है वो नीचे लिखा जाएगा और उसका इनकम स्टेटमेंट से कि जिस आइटम से ताल्लुक होगा वो ऊपर लिखी जाएगी। इसी के अंदर इनकी एक्सटेंशन है आगे, अगर मैं बात करूं इन्हीं की, वो है जी हमारे पास इन्वेंट्री डेज कह लें या इन्वेंट्री पीरियड कह लें, इन्वेंट्री पीरियड। इसकी एक्सटेंशन है जी हमारे पास रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड। इसकी एक्सटेंशन है जी हमारे पास पेएबल पेमेंट पीरियड। ये एसेट्स की नहीं होती आगे, इन्हीं पहले तीन की होती है जी आगे एक्सटेंशन। और इनको कैलकुलेट करने के बहुत से तरीकाकार हैं, बहुत से फार्मूले हैं। 3 तरीकों से ये कैलकुलेट हो सकते हैं। मैं तीनों को यहाँ पे लिख के आपको बता दूंगा, मैं कैलकुलेट सिर्फ एक से करूँगा। जैसे इसके अंदर सबसे पहले आ जाता है जी हमारे पास तरीकाकार के 365 डिवाइडेड बाय हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर। और इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास रिसीवेबल्स का फार्मूला बनेगा 365 डिवाइडेड बाय रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। पेएबल पेमेंट पीरियड का करेंगे तो 365 डिवाइडेड बाय पेमेंट टर्नओवर रेशो। और उसके बाद अगर हम आगे बात करें, ये तो इनका एक एक फार्मूला हो गया। इसके अलावा अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो फार्मूला टर्नओवर का था उसको उल्टी कर लें, इन्वेंट्री ऊपर लिख लें, CGS नीचे लिख लें, मल्टीप्लाई कर दें 365। ठीक है। दूसरा इसी तरह यहाँ पर जी हमारे पास रिसीवेबल्स ऊपर आ जाएंगे, सेल्स नीचे आ जाएंगी और मल्टीप्लाई करेंगे 365 से। इसके बाद हमारे पास है जी पेएबल्स ऊपर आ जाएंगे, डिवाइड करेंगे हम इसको परचेजेस से, मल्टीप्लाई करेंगे 365 से। ठीक है। अभी मैं सिर्फ पहले वाला कह रहा हूँ कि हमारे पास जो है, चले तीसरा फार्मूला भी आपको पहले करवा। तीसरा फार्मूला देख, इन्वेंट्री डिवाइड बाय CGS पर डे। हमारे पास ये आता है अकाउंट रिसीवेबल्स डिवाइड बाय सेल पर डे, पेएबल्स डिवाइड बाय परचेजेस पर डे। परचेजेस पर डे कैसे आएगा, परचेज को 365 से डिवाइड कर देंगे, पर डे परचेज आ जाएगी। सेल पर डे कैसे आएगी, सेल को 365 से डिवाइड कर देंगे तो सेल्स पर डे आ जाएगी। ठीक है। और इसी तरह अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे कैसे आएगी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम जो है कर लेंगे 365 से डिवाइड, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे आ जाएगी। वैल्यूज पुट करते हैं जी। इसमें सबसे पहले वाला मैं करूँगा क्योंकि मैंने टर्नओवर रेशियोज कैलकुलेट की हुई हैं, तो मुझे वही सूट करेगा, तो मैं वही कैलकुलेट करूँगा पहले वाले से। तो 365 डिवाइड बाय टर्नओवर का आंसर हमारे पास इन्वेंट्री का आया हुआ है 8। फिर इसी तरह रिसीवेबल्स टर्नओवर का आंसर जी हमारे पास आया हुआ है जी 20। और
हमारे पास पेबल टर्नओवर का आंसर आया हुआ है जो हमारे पास 13.91। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास इनके क्या आ जाएंगे, पीरियड्स आ जाएंगे, डेज आ जाएंगे। अगर ऊपर 365 है, ये क्वेश्चन में आप लोगों ने देख लेना, बात का क्वेश्चन में उसने डेज चेंज किए होते हैं। जैसे मैं इसमें देख लूँ क्वेश्चन में, इसने कोई डेज मेंशन तो नहीं किए हुए। अगर डेज मेंशन ना किए हो तो हम 365 भी ले सकते हैं और 360 भी ले सकते हैं। तो मोस्टली क्वेश्चन के अंदर उसने स्पेसिफाई किए होते हैं डेज, तो फिर हमें उसी रेंज में रहना पड़ता है। तो मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ जी। 365 डिवाइडेड बाई 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 45.62 डेज। 365 डिवाइडेड बाई 20, तो 18.25 डेज। इसी तरह 365 डिवाइड बाई 13.91, तो ये आ जाएगा 26.24 डेज। अगर वो कहे वीक में हमने सॉल्व करना है तो आपने फिर जो है ना ऊपर 365 नहीं लिखना, फिर आपने 52 लिखना है, क्योंकि साल में 52 वीक होते हैं। वैसे मैंने अभी तक देखा नहीं किसी में डेज में ही कैलकुलेशन करवाता है। अगर बिल फर्ज वो कहता है वीक में कैलकुलेशन करें, इसका आंसर, पीरियड का आंसर वीक में आना चाहिए, तो आपने 365 की जगह पर 52 रख लेना। और अगर ये कि मंथ्स में कैलकुलेट करें तो फिर 365 की जगह पर आपने 12 रख लेना। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, मोस्टली वो डेज में ही कैलकुलेट करता है। तो ये जी हमारी एक्टिविटी रेशोज हमने कैलकुलेट की हैं। इसके बाद जी हमारे पास जो रेशोज हैं वो जो है प्रॉफिटेबिलिटी से लिंक करती हैं, रिटर्न से लिंक करती हैं, तो उनके ऊपर बात कर लेते हैं। 3 रेशो हैं जी उसके अंदर, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो आती है वो आती है जी नेट प्रॉफिट मार्जिन, जिसका कि फार्मूला होता है हमारे पास नेट प्रॉफिट ओवर सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट है जी 300,000 का, सेल्स है हमारे पास 4 मिलियन की, मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जी 7.5% प्रॉफिटेबिलिटी होगी हमारे पास। सेकंड इसमें जो हमारे पास है जी वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या रिटर्न ऑन एसेट भी कहते हैं हमारे को इसको। हम ऊपर आ जाता है जी हमारे पास नेट प्रॉफिट डिवाइड करते हैं टोटल एसेट से। नेट प्रॉफिट अभी हमने ऊपर लिखा है जी कितने का, 3 लाख का, और टोटल एसेट्स हमारे पास थे 14 समथिंग के थे, 1430 के, 1430 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 20.98% हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगी। और आखिरी रेशो जो है इसकी वो है जी हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी। उसका हमारे पास फार्मूला होता है जी नेट प्रॉफिट ओवर इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट अभी हमने ऊपर लिखा जी 3 लाख का, और इक्विटी हमारे पास इक्विटी हमारे पास 6 लाख की है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 50%। तो ये एक क्वेश्चन था जिसके अंदर तमाम रेशो अप्लाई करके देखी गई हैं। अब इसके अंदर यही तमाम फार्मूले आपने 20x2 पे अप्लाई करना है, 20x3 के ऊपर अप्लाई करना है। तो रेशो बढ़ रही होंगी या कम हो रही होंगी तो उसके लिहाज से बता देना कि ये रेशो बढ़ रही हैं, ये कम हो रही हैं, इसमें जो है इशू है, इसमें जो है प्रॉब्लम है। कुछ रेशो के बढ़ने से प्रॉब्लम होती है, कुछ रेशो के कम होने से प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए एक सिंपल सा रूल मैं बताया करता हूँ बच्चों को कि आप ये देख लें कि फार्मूले में ऊपर क्या लिखा हुआ है। अगर ऊपर जो लिखी गई चीज़ है वो कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होती है तो आंसर ज़्यादा आएगा तो बेहतर है। अगर ऊपर लिखी गई चीज़ कंपनी के लिए बेहतर नहीं होती तो आंसर ज़्यादा आना फिर भी बेहतर नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कहता हूँ करंट रेशो है, ऊपर क्या है, एसेट्स हैं, तो इसका आंसर ज़्यादा आना बेहतर है, कम आना बेहतर नहीं है। इस तरह अगर हम नीचे चलें, ये देखें डेट रेशो, तो ऊपर क्या आ रहा है, डेट आ रहा है, तो इसका आंसर ज़्यादा आना बेहतर नहीं है, क्योंकि ऊपर कर्जे वाली चीज़ है, कर्जा अच्छी चीज़ नहीं होती। तो सिंपल सी बात है, आपने फार्मूले में देखना ऊपर क्या आता है, उस लिहाज से आपने उसके आंसर को इंटरप्रेट करना है। अगर आंसर ऊपर आने वाली चीज़ अच्छी होती है, जैसे प्रॉफिट है, एसेट है, सेल्स है, ये ऊपर आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है आंसर का बढ़ना। अगर इसकी बजाय ऊपर लाइबिलिटीज़ आ रही हैं, एक्सपेंसेस आ रहे हैं, ऊपर लिखे जा रहे हैं, तो आंसर का ज़्यादा आना ठीक नहीं है। तो इस लिहाज से आप अपने इनको जब कैलकुलेट करेंगे उसके ऊपर फिर अपना कमेंट बता देंगे कि कौन सी रेशो बेहतर हो रही है, कौन सी बेहतर नहीं हो रही। सेल्फ टेस्ट प्रॉब्लम 3 जो है वो रेशो की है, मगर रेशो की रिवर्स कैलकुलेशन अभी तक हमने जो
क्वेश्चन किया, पिछला क्वेश्चन जैसे कि किया, उसके अंदर हमें रेशोज के फार्मूले अप्लाई करके रेशोज की आंसर्स कैलकुलेट करने होते थे। इसमें देखें तो उसने रेशोज हमें सॉल्व करके दी हुई हैं, उसके आंसर्स बताए हुए हैं हमें हर किस्म के, ठीक है, क्या क्या आंसर्स हैं, उसने ये रेशोज कैलकुलेट करके दी हुई। वैल्यूज़ नहीं है हमारे पास, ओरिजिनल वैल्यूज़ जिनकी बेस पे हम रेशो कैलकुलेट करते थे। जैसे मैं करंट रेशो हमने कैलकुलेट की तो हम इन तीनों को जमा करते थे तो हमारे पास करंट एसेट आ जाते थे और करंट लायबिलिटी से उसको डिवाइड कर देते थे। मगर इसके अंदर उसने उल्ट किया, उसने आंसर्स बता दिए, वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। इसको रिवर्स के क्वेश्चन कहते हैं, रिवर्स कैलकुलेशन के, ठीक है। तो इसके बाद इसका तरीकाकार है एक सॉल्व करने का कि जो फार्मूले उसने गिवन किए हैं, जिनके आंसर्स गिवन किए हैं, उनको जो है आप उनके फार्मूले लिख लें सारे के सारे। जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास है जी लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी। तो लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी का फार्मूला क्या होगा? लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी इज इक्वल टू 0.1। ये मैंने लिख लिया है। इसके बाद दूसरा हमारे पास टोटल एसेट टर्नओवर। अब इससे फार्मूले लिखते जाएं, जो जिनके जो है आंसर उसने दिए हैं उनका फार्मूला लिख के उसका आंसर लिख लें। टोटल एसेट टर्नओवर, सेल्स ओवर टोटल एसेट। अगर आप इसकी कोई और अप्रोच की कोशिश करेंगे कि मैं पहले देख लूँ, पहले इससे कैश की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ या पहले लॉन्ग टर्म डेट की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं होंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर आप किसी स्पेसिफिक वैल्यू को देख के उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। ये क्वेश्चन इसी अप्रोच से होगा कि जितने भी आपके पास ये फार्मूले रेशियोज के आंसर गिवन, उनके फार्मूले लिख लें। उसके बाद हमारे पास एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का हमारे पास फार्मूला क्या होता है जी? अकाउंट रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 360 करूँगा, 365 नहीं करूँगा क्योंकि उसने क्वेश्चन में 360 डेज का है और इसका आंसर है जी हमारे पास 18। उसके बाद हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला होता है हमारे पास CGS ओवर इन्वेंट्री इज इक्वल टू 9 टाइम्स 9, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का हमारे पास फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल मल्टीप्लाई बाय 100। मैं 100 नहीं लिखूंगा यहाँ पे, मैं उसके बगैर ही फार्मूला लिखूंगा और जो आंसर होगा उससे परसेंटेज ख़त्म कर दूंगा, उसको 100 से डिवाइड कर दूँ 10%, तो ये 0.1 लिखूंगा। इसको 20% होता तो 0.2 लिखता। और एक आगे एसिड टेस्ट रेशो, ये क्विक रेशो है। क्विक रेशो का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? क्विक एसिड्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू, इसका आंसर है जी हमारे पास 1। इसका मैं थोड़ा सा डिटेल मैं ये भी कर सकता हूँ, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, तो हमारे पास क्विक एसेट्स आ जाएंगे। अब हमने ये कर लिया सारा, सिर्फ फार्मूले लिखे हैं, टेंशन नहीं लेनी किसी किस्म की। अब इसमें से देखना है कि हमें वैल्यू कौन कौन सी गिवन है। हमारे पास नोट पेएबल है। नोट पेएबल को देखूं तो ये मेरी किस चीज़ का हिस्सा होता है? करंट लायबिलिटी का हिस्सा होता है। और मैं देखता हूँ कोई और करंट लायबिलिटी इसमें मेंशन है तो नोट पेएबल के अलावा कोई और करंट लायबिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब है मुझे करंट लायबिलिटी की वैल्यू गिवन है वो कितनी है? 100,000। तो मैं देखता हूँ किस फार्मूले के अंदर करंट लायबिलिटीज़ आती हैं। ये एंड पे फार्मूला है, इसके अंदर करंट लायबिलिटीज़ आ रही हैं तो मैं नीचे करंट लायबिलिटी लिख देता हूँ 100,000। बाकी कुछ नहीं लिखना, अभी जो जो वैल्यूज़ गिवन है सिर्फ वो लिखते जाना। और कहीं पे करंट लायबिलिटी यूज़ हो रही है नहीं हो रही, छोड़ दें, कोई बात नहीं। उसके बाद कॉमन स्टॉक और रिटेन अर्निंग गिवन है। कॉमन स्टॉक और रिटेन अर्निंग को जब मैं प्लस करूंगा तो हमारे पास इक्विटी आएगी, उसके इक्विटी आ जाएगी जो है ना। कॉमन स्टॉक और रिटेन अर्निंग दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास इक्विटी आ जाएगी। और इक्विटी कहाँ पे यूज़ हो सकती है जी? मैं देख लेता हूँ इक्विटी कहीं पे आ रही है। ये सॉरी, सबसे ऊपर वाला फार्मूला, पहला फार्मूला था, उसमें इक्विटी है। कितने की इक्विटी है जी? 2 लाख की बस। तो इसके अंदर इक्विटी हमने, अब जो जो डाटा गिवन था वो मैंने जहाँ जहाँ आता था लिख लिया। मैंने वो डाटा लिख के उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं की। अभी मैंने ये देखा जो डाटा मेरे पास अवेलेबल है वो कहाँ कहाँ पर पुट हो सकता है, मैंने उसको पुट कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि उन अगर सारे डाटा जहाँ जहाँ पुट हो सकता था, जिन जिन फार्मूला में जिन जिन वेरिएबल पे आ सकता था, लिख लिए। उसके बाद आपने देखना है इनमें से कोई फार्मूले सॉल्व हो सकते हैं। तो मैं ये पहले वाला ही देखूं तो हमारे पास इसमें था लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय इक्विटी, आंसर गिवन है, तो इसमें से लॉन्ग टर्म डेट हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म डेट इस तरफ रह जाएगा
और ये जो इक्विटी नीचे 2 लाख के इधर डिवाइड हो रही है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा 1 लाख का। उसके बाद मैंने एक और जगह पे वैल्यू पुट की थी, देखता हूँ वो सॉल्व कर सकता हूँ। नहीं जी, वो अभी सॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि उसमें 2 वेरिएबल मिसिंग है, करंट एसेट भी नहीं पता, इन्वेंट्री भी नहीं पता, तो ये अभी नहीं हो सकता। तो कोई मसला नहीं, तो हम देखेंगे जो हमने एक सॉल्व किया उसको लेके चलते हैं हम। अब मैंने लॉन्ग टर्म डेट फाइंड किया। लॉन्ग टर्म डेट यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इसकी मिसिंग वैल्यू की जगह पर 1 लाख का, तो मेरे पास ये साइड टोटल सॉल्व हो जाएगी और ये आ जाएगी 4 लाख। और हमें पता है टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी एंड इक्विटी, तो इधर भी 4 लाख आ जाएगा कि टोटल एसेट भी कितने 4 लाख। अब हम देखते हैं कि यहाँ से वैल्यूज कहीं और पुट हो सकती हैं क्या नहीं हो। तो मैं देखता हूँ मुझे ये टोटल एसेट्स आ गए मेरे पास एडिशनली, मेरे पास लायबिलिटी एंड इक्विटी आ गया, लॉन्ग टर्म डेट आ गया, एडिशनल चीज़ें जो थी, तो उनको मैं पुट करता हूँ। ये देखें यहाँ पे सेल्स के नीचे हमारे पास जो है वो टोटल एसेट्स हैं, तो टोटल एसेट्स हमारे पास 4 लाख के, ठीक है। आगे और देखें जी, टोटल एसेट्स कहीं पे यूज़ होते हो नहीं यूज़ होते, लायबिलिटी एंड इक्विटी कहीं पे यूज़ होती हो नहीं हो रही। तो चलें जी इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 2.5 तो सेल इज इक्वल टू, ये 4 लाख इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 लाख, 4 लाख है 10 लाख आ जाएगा। सेल की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखते हैं सेल कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है। फॉर्मेट के अंदर तो हमें कहीं नहीं चाहिए, सेल देखते हैं कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है। तो सेल 2 फार्मूले के अंदर मुझे नज़र आ रही है, एक तो यहाँ पे नज़र आ रही है 10 लाख और एक यहाँ पे 10 लाख। और देखते हैं कहाँ पे सेल, यही 2 जगह पे है, तो इन्हीं 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल्स मल्टीप्लाई बाय 360 इज इक्वल टू 18, तो अकाउंट रिसीवेबल इधर रहने देंगे, बाकी डाटा दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दें। 18 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन डिवाइड बाय 360, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल्स आ जाएंगे। अकाउंट रिसीवेबल्स हमारे पास सॉल्व होकर आ जाएंगे 50,000 के। इधर ग्रॉस प्रॉफिट को देख लेते हैं जी, इक्वल टू 0.1, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाकर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट इसमें आ जाएगा 1 लाख का। अब हमारे पास डेटा जो आया है, जो हमने ये सॉल्व किया, वो देखते हैं पुट हो सकता है जी, रिसीवेबल्स पुट हो सकते हैं, उनका मैं लिख लेता हूँ वहाँ पर कितने के हैं जी, हमारे पास 50,000 के। उसके अलावा हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा इस फॉर्मेट के अंदर हमें नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं, हमारे पास 2 रेशोज रहती हैं, एक सीजीएस ओवर इन्वेंट्री इज इक्वल टू 9। चलो जी इसको देखते हैं, सीजीएस वाली को देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास करंट एसेट भी नहीं है, इन्वेंट्री भी नहीं है, तो सीजीएस को देख लेते हैं। सीजीएस हमारे पास कहाँ कैसे आएगा जी, हमें सेल पता है हमारी सेल कितनी है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चल गया, तो सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमारे पास सीजीएस आ जाएगा जो कि बनता है 9 लाख का। तो इन्वेंट्री को जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इन्वेंट्री आ जाएगी 1 लाख से, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इन्वेंट्री हमारे पास 1 लाख की आ जाएगी। तो इन्वेंट्री यहाँ पे पुट कर लेते हैं जी 1 लाख, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास कैश की वैल्यू रहेगी और प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू रहेगी, और फार्मूला हमारे पास बाकी बचा 1। उसमें करंट एसेट्स हमें नहीं पता, इन्वेंट्री हमें पता है वो कितनी की है, 1 लाख की है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास करंट एसेट्स आ जाएंगे कि ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, और -1 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो करंट एसेट हमारे पास आ जाएंगे 2 लाख, करंट एसेट 2 लाख से आ जाएंगे। तो करंट एसेट्स की वैल्यू को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हमें पता है इन तीनों चीज़ों को हम जमा करें तो हमारे पास करंट एसेट्स आते हैं, और करंट एसेट है 2 लाख के। इन 3 में से 2 की वैल्यूज पता है, इन्वेंट्री 1 लाख की, अकाउंट रिसीवेबल से 1 लाख के, तो कैश कितना बचा, फिर कैश बैलेंसिंग वैल्यू हमारे पास 50,000 की बचेगी 2 लाख में से बाकी। अब इसको हम टोटल कर लेंगे तो हमारे पास प्लांट की वैल्यू भी आ जाएगी कि 2 लाख और 4 लाख, ये तो डिफरेंस इसका 2 लाख से प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ये इस तरह से हमने रिवर्स कैलकुलेशन करनी होती है कि हम जो है जितने भी हमारे पास फार्मूले गिवन होते हैं, जिनके आंसर्स गिवन होते हैं, उन्हीं की बेस पर हम कैलकुलेशन करते हैं, उनके फार्मूले लिख लेते हैं, उनके आंसर्स लिख लेते हैं, और जो कोई वैल्यूज़ हमें गिवन हो क्वेश्चन के अंदर वो उसमें पुट करते हैं। और पुट करने के बाद हम देखते हैं कि कौन कौन सी रेशियो सॉल्व हो सकती हैं, वो जो रेशियो सॉल्व होती हैं वही हमें हेल्प आउट करती हैं बाकी की रेशियोज़ को सॉल्व करने के लिए। इसमें क्वेश्चन जो 4 है, सेल्फ टेस्ट प्रॉब्लम 4, इसके अंदर जो है कॉमन साइज एनालिसिस और इंडेक्स एनालिसिस पूछा गया है, ठीक है। तो इसको मैं ओरल डिस्कस कर देता हूँ आप लोगों के साथ, फिर आप जो है इसको ट्राई कीजिएगा। देखते हैं जी कॉमन साइज एनालिसिस। पहले कॉमन साइज का सिंपल सा असूल है। कॉमन साइज के अंदर हम क्या कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट की जो आइटम्स हैं यानी एलिमेंट्स जो हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे सेल से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, हर आइटम को, ठीक है। ये सेल हमारे पास गिवन है, सेल को सेल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा।
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 8537, इसको सेल की वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा। पहले फार्मूले हमने नहीं लिखने होते, आपने इसी तरह का चार्ट बनाना है। मैं ऐसा करता हूँ सोल्यूशन आप लोगों के साथ यहाँ पे सामने रख के, तो वो एलेबरेट कर देता हूँ, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। जी मैं यहाँ पे सोल्यूशन पेस्ट कर रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। ये है जी हमारे पास कॉमन साइज एनालिसिस। अब इसके अंदर अभी आप ये नीचे वाले पोर्शन की बात करेंगे, अभी हमने इसके ऊपर बात की है सेल वाले, कि सेल की वैल्यू को सेल से डिवाइड किया, वो आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को सेल की वैल्यू से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंसेस को सेल की वैल्यू से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया। इंटरेस्ट को सेल की वैल्यू से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स को सेल की वैल्यू से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया। टैक्स की वैल्यू को सेल की वैल्यू से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को सेल से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया। हर साल यही करना है, तीनों सालों का ये जो काम किया गया यही है कि जो हमारे पास अगर 2001 की कर रहे हैं तो 2001 की हर आइटम को हमने क्या करना है, सारी की सारी को बारी बारी सेल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके लिख देना। इससे पता चलता है कि सेल के अंदर किस एलिमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है, कि उसमें हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना हिस्सा था सेल में से, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हिस्सा था, इंटरेस्ट कितना हिस्सा था, और प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कितना, हर चीज़ को हम चेक करते हैं। और दूसरा, अगर बैलेंस शीट का करना है तो बैलेंस शीट आइटम्स को हम डिवाइड करते हैं टोटल एसेट से। बैलेंस शीट की हर आइटम को टोटल एसेट से डिवाइड करें, यानी कि सेल है हमारे पास, सॉरी कैश है 561 का, इसको टोटल एसेट्स हमारे पास है 7136, इससे डिवाइड कर देंगे। रिसीवेबल्स को जो है टोटल एसेट से डिवाइड कर देंगे, इन्वेंट्री को टोटल एसेट से डिवाइड कर देंगे, करंट एसेट को टोटल एसेट से, और फिक्स एसेट को भी टोटल एसेट से, और टोटल एसेट को भी टोटल एसेट से। हर एलिमेंट को किसी को छोड़ना नहीं है। इसी तरह पेबल को भी टोटल एसेट से, एक्रूवल्स को भी टोटल एसेट से, बैंक लोन को करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म डेट, इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी, इन तमाम एलिमेंट्स को सेल से टोटल एसेट से डिवाइड करना बारी बारी, और 100 से मल्टीप्लाई करना, तो आपकी वैल्यू आ जाए, ये जो यहाँ पे ये किया हुआ। इसी तरह 2002 का जब करना है तो 2002 के हर बैलेंस शीट आइटम को सेल से हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना। बार बार सेल का वर्ड आ रहा है, सेल से नहीं, टोटल एसेट से डिवाइड कर देना है 2002 की बैलेंस शीट की हर आइटम को। इसी तरह 2003 की बैलेंस शीट की हर आइटम को हमने उससे डिवाइड कर देना। ये तो है इसका कॉमन साइज एनालिसिस। कॉमन साइज एनालिसिस के बाद मैं बात करूंगा जी इंडेक्स एनालिसिस की। वो उसका फार्मूला मैंने ये लिखा हुआ है जी, हमारे पास ये फार्मूला जी, करंट ईयर वैल्यू माइनस फर्स्ट ईयर वैल्यू, बेस ईयर वैल्यू भी कह सकते हैं, डिवाइड बाय फर्स्ट ईयर वैल्यू या बेस ईयर वैल्यू। तो हमारे पास डाटा के अंदर जो पहला साल होता है वो बेस ईयर होता है। तो हमने क्या करना है, हर साल की वैल्यू को बेस ईयर की वैल्यू से माइनस करके बेस ईयर की वैल्यू से डिवाइड कर देना। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, मैंने 2002 के लिए करना है जी, तो 2002 के लिए मैं कैश की एग्जांपल के तौर पे करके दे रहा हूँ। तो उसकी करंट ईयर वैल्यू 387 माइनस 561, ये बेस ईयर है, डिवाइड बाय 561 मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर मैंने इसको 2002 के लिए कैलकुलेट करना है, 2002 के लिए तो कर लिया, 2003 के लिए कैलकुलेट करना है तो 202 माइनस 561 जो फर्स्ट ईयर है बेस ईयर है, डिवाइड बाय 561 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह हम हर आइटम को 2002 की और 2003 की को 2001 की वैल्यू में से माइनस करके उससे डिवाइड कर दें। तो कुछ इस तरह का हमारे पास टेबल बनेगा, मैं आपको शो कर देता हूँ। ये टेबल बनेगा जो है, जिसके अंदर बेस ईयर हमेशा 100% होता होगा, उसके तमाम आइटम को हम 100% पे लेंगे, और बेस ईयर 2 और ईयर 3 में हम चेंज फाइंड करेंगे। तो इंडेक्स एनालिसिस हमें चेंज बताता है कि पिछले साल की निस्बत चेंज कितना है। जैसे पिछले साल की निस्बत कैश में जो चेंज आया वो 69% आया 2002 में, और 2003 में बेस ईयर की निस्बत 36% चेंज आया। इसी तरह रिसीवर्स की अगर बात करूँ तो 2002 में वो 146% चेंज आया जी, यानी कि 46% बढ़ गए हैं पहले साल की निस्बत। और तीसरे साल में 2003 में बात करें तो वो 206%, यानी कि 106% का इंक्रीज़ आ गया। तो इस तरह ये चेंज जानने के लिए होता है इंडेक्स एनालिसिस। इसी सेम के सेल इनकम स्टेटमेंट के ऊपर भी ये ऐसे ही अप्लाई होगा। तो ये थे हमारे पास सेल्फ टेस्ट प्रॉब्लम रेशो की। तो इसके तमाम क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं, कोई प्रॉब्लम होगी तो वो फिर हम क्लास में डिस्कस करेंगे।